Hi there, my name is Purushottam Kumar and you are watching a special series on comprehensive English. In this special series, you will learn how to speak English and how to write English. So, let's start from the beginning. Friends, किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेशन देने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए हम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस होते क्या हैं, कितनी तरह से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, उन सारे सेंटेंसेस में किस तरह के एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स आते हैं। सेंटेंस, व्हेन वी स्पीक अ सेंटेंस और राइट अ सेंटेंस, वी यूज सम वर्ड्स and if those groups of words are making a sense, this is a sentence. मतलब अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ शब्द होते हैं और उन शब्दों के ग्रुप से जो एक सेंस निकलता है उसे ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हिंदी में आप समझ लें, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मैं एम बोलकर छोड़ देता हूँ, एम, तो इसका कोई सेंस नहीं आता है, वो क्या बोलना चाह रहा है कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए इससे क्या समझ में आता है, इस सेंटेंस जो होते हैं वो कुछ वर्ड्स ऑफ जो ग्रुप होते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं और उससे जो कंप्लीट सेंस आता है वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस हम बोलते कितने तरीके से हैं। पहला है डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की जो एक्सप्रेशन होती है उसमें हम प्लेन सेंटेंसेस बोलते हैं, सिंपल सा सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ ले सकते हैं, ही इज पुअर, ही इज नॉट पुअर, मतलब वह गरीब है, वह गरीब नहीं है। ही इज पुअर, वह गरीब है। बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट सिर्फ दे रहा है कि वह गरीब है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट लगता हो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो ये डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट मेकिंग सेंटेंसेस होते हैं। इसी में असर्टिव सेंटेंस भी आते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, पहले आप असर्टिव वर्ड को आप समझ लीजिए। असर्टिव कम्स फ्रॉम assert, मीन्स टू फर्मली से समथिंग विद डिटर्मिनेशन। मतलब आप डिटर्मिनेशन के साथ, काफ़ी विश्वास के साथ किसी सेंटेंस में बोलते हैं, अपने विश्वास वाले एक्सप्रेशन को देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम assertive सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आई बिलीव यू कैन हेल्प मी, मतलब उसे विश्वास है कि वो मदद कर सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव वर्ड कम्स फ्रॉम इंटरोगेट। इंटरोगेटिव वर्ड्स कहाँ से आया है, इंटरोगेट वर्ड से आया है। इंटरोगेट का मतलब होता है टू क्वेश्चन, मीन्स सवाल खड़ा करना, सवाल पूछना। आप किसी से पूछेंगे या कोई और आपसे पूछ रहा है, तो कन्वर्सेशन के दौरान या राइटिंग के दौरान अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें हम प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, तो प्रश्न करने से जो एक्सप्रेशन आता है उनसे बने हुए सारे सेंटेंसेस, उन सारे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले ली, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सिंपल प्लेन सेंटेंस है। आई डोंट नो यू प्लेन सेंटेंस, इसलिए डिक्लेरेटिव पार्ट में आएगा। एंड इंट्रोगेटिव, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये सेंटेंस में सवाल आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव पार्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम कमांड देते हैं। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। कमांड मीन्स ऑर्डर, अगर हम आदेश दे रहे हो, कमांड मीन्स ऑर्डर। या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या इमोशनल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल प्लेन सा रिक्वेस्ट और एक इमोशनल रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें, पहले कमांड एंड ऑर्डर वाले सेंटेंस, चुपचाप बैठो, इट मीन्स की ही इज कमांडिंग, ही इज कमांडिंग, वो ऑर्डर दे रहा है कि भाई बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद मैंने बताया रिक्वेस्ट करने के सेंटेंस, जैसे प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से।
एन इमोशनल रिक्वेस्ट, प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी, मतलब आप किसी से गिड़गिड़ा रहे हैं इस टाइप से, इमोशनली आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर रहम करो, तो ये इमोशनल रिक्वेस्ट है, राइट। इस इमोशनल रिक्वेस्ट का एक सिंगल वर्ड आता है इंग्लिश में, उसे हम बोलते हैं एंट्रेटी, एंट्रेटी, right? Entreaty means emotional request. Now next one is exclamatory. इसमें क्या होता है कि आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें स्ट्रांग फीलिंग आता है। स्ट्रांग फीलिंग का मतलब अरे बाप रे, इसमें आपकी जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी स्ट्रांग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। लाइक अ माई गॉड, हे भगवान। उसी को बोलचाल की भाषा में एक और बोलते हैं, ओ माई गॉड नहीं बोल करके ओ माई, तो ऐसे करके भी बोलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अभी आपने समझ गए कि सेंटेंस में होता क्या है और वो कितने तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसमें कुछ पार्ट्स होते होंगे, लाइक जैसे बॉडी है, तो इस बॉडी में ये हेड हो गया, लेग्स, हैंड्स, तो उसी तरह से सेंटेंस भी होता है और उसमें कुछ हेड होता है, कुछ लेग होता है, कुछ हैंड्स होते हैं, इस तरह से पार्ट्स बने होते हैं। तो सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर्म, राइट। यूजुअली जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर्म में होता है। यूजुअली मीन्स फ्रीक्वेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस। अधिकतर समय आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है, किस पार्ट को सब्जेक्ट बोलेंगे और किस पार्ट को प्रेडिकेट बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सब्जेक्ट, when we speak a sentence, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, we say name or person, तो उसमें हम किसी का नाम लेकर बोलते हैं या किसी पर्सन का नाम लेकर बोलते हैं और थिंग या किसी चीज़ का नाम लेकर बोलते हैं, राइट। तो वो जो नाम होता है वही सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर is poor, ये क्या है, पर्सन है, राइट। राम इज पुअर, अगर हम राम बोलते हैं तो राम क्या है, नेम है, ठीक है। राम इज पुअर, राम गरीब है, तो ये राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसमें हम नेम आ रहा है ना, नेम आ रहा है सेंटेंस में, इसलिए वो सब्जेक्ट होगा। पर्सन, ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सारे पर्सन होते हैं, तो ये पर्सन आ गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट का एक और फॉर्म है, तरीका है समझने का। जब काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं या लिखने होते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नेम या पर्सन मिले ही, ठीक है। यू कैन फाइंड समटाइम्स थिंग, तो उसको समझते हैं कैसे, सब्जेक्ट को उस फॉर्म में कैसे समझेंगे। When we talk about something, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। अब ये द कैपिटल ऑफ बिहार किसके बारे में बोला गया है, Which is the capital of बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार किसके बारे में बोला गया है, पटना के बारे में, therefore पटना is subject। अब एग्जाम्पल के साथ पूरी चीज को समझते हैं। He abused me, उसने मुझे गाली दिया। abused me किसके बारे में बोला गया है, he के बारे में, उसने दिया है, इसलिए he यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, अब सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है, बट एक बड़ा सा सेंटेंस समझ लेते हैं कि उसमें कैसे समझते हैं हम सब्जेक्ट को, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बीना, हु इज द 5th डॉटर ऑफ माई in-laws, is my sister-in-law. Bina, who is the 5th daughter of my in-laws, is my sister-in-law. Bina क्या है? My sister-in-law. ठीक है, बीना क्या है? मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो क्या बीना मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ है? दुनिया में बहुत सारे बीना नाम के हो सकते हैं, तो क्या सारे सिस्टर इन लॉ हैं? नहीं, हम किसी पर्टिकुलर बीना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कौन है? बीना, हु इज द 5th डॉटर ऑफ माई इन लॉज। हम उस बीना के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे इन लॉज, इन लॉज मतलब सास ससुर, ठीक है, जो मेरे इन लॉज की 5वीं डॉटर है। डॉटर मीन्स लड़की, बेटी, ठीक है, हम उस बीना के बारे में बात कर रहे हैं, और वही बीना मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है, जिसे हिंदी में शाली बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? बीना, हु इज द 5th डॉटर ऑफ माय सिस्टर इन लॉ। ये पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है, एंड द रेस्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट व्हेन वी से नेम, व्हेन वी से थिंग, पर्सन, दैट इज सब्जेक्ट। जब हम नाम बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं या कोई थिंग बोलते हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि सब सेंटेंस में 2 पार्ट आ गए, एक सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। तो बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया, यानी कि प्रेडिकेट टॉक अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इज पुअर इज प्रेडिकेट, इज पुअर इज प्रेडिकेट। इज पुअर किसके बारे में बोल रहा है? ही के बारे में। प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, इज पुअर ही टॉक्स अबाउट ही। यहाँ पर इज पुअर जो है वो ही के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इज पुअर प्रेडिकेट हो गया। अब्यूज्ड मी टॉक्स अबाउट ही। यहाँ पर गाली मुझे दी, किसके बारे में बात कर रहा है? ही के बारे में, उसने मुझे गाली दी। Therefore, abused me is predicate. कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट डायरेक्टली अपीयर नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब क्या? किसी को हम वहां पर यू छुपा रहे हैं, भाई तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, तो यू नहीं बोल करके हम क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। कमांडिंग सेंटेंसेस जितने होते हैं, ऑर्डर देने वाले जितने सेंटेंस होते हैं, उन सारे सेंटेंस में हम विदाउट सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब कि हम बोलते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है। जैसे यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। यू स्टैंड अप नहीं बोल करके हम क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। उसी तरह से थैंक हिम, मैं बोल रहा हूं किसी को कि भाई धन्यवाद दो उसे, इसका मतलब क्या हुआ? यू थैंक हिम, तुम उसे धन्यवाद दो। यू थैंक हिम। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को बोलने के बजाय हम क्या बोलते हैं? कमांडिंग सेंटेंसेस में, अभी आपने पढ़ा इंपरेटिव में, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। तो कमांडिंग सेंटेंसेस में बिना सब्जेक्ट को अपीयर किए हुए, बिना उसे दिखाए हुए ही हम बोलते हैं। ठीक है, यू थैंक हिम के जगह पर हम क्या बोलते हैं? थैंक हिम, थैंक हिम, राइट। तो ये मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरी समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनते जाता है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है कैसे बनती है, कहाँ पर कैसे बोलना है, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अब चलते हैं, सेंटेंस में कुछ और भी चीज़ हमें मिलते हैं, राइट। जैसे फ्रेज। फ्रेज क्या है? तो आप समझ लीजिए फ्रेज होता क्या है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which make sense but not a complete sense.
मतलब सेंस तो होता है उसमें लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, एंड देयरफॉर दोज पार्ट ऑफ सेंटेंस आर फ्रेज। ठीक है, तो सेंटेंस के उस पार्ट को हम फ्रेज बोलेंगे, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब आप इसमें बताइए हमें इन द वेस्ट, इन द वेस्ट अगर मैं खड़ा होकर के सुबह से शाम तक बोलते रहूं पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में, तो क्या इसका सेंस आ रहा है? इसका बस इतना ही सेंस में आ रहा है कि पश्चिम में कुछ है या कुछ हो रहा है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस का सेंस नहीं आ रहा है। तो सेंटेंस का वह पार्ट जिससे कुछ सेंस आता हो बट पूरा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा हो, तो वह पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो फ्रेज कहा जाता है। राइट, इन दिस सेंटेंस द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट का मतलब होता है अस्त होना, डूबना। सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है। राइज मीन्स सूर्योदय होना, राइट, एंड सेट मतलब सूर्यास्त होना। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है या निकलता है। ठीक है, अब सेंटेंस में और देख लीजिए, देयर केम एन एंजल टू माई डोर। ठीक है, देयर केम एन एंजल टू माई डोर। इस सेंटेंस में अगर मैं टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, दिन भर खड़ा होकर अगर मैं बोलते रहूं किसी से मेरे दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ कंप्लीट सेंस। इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है, एंड देयरफॉर these groups of words are phrase, right? What? To my door, to my door, मेरे दरवाजे पर, क्या मेरे दरवाजे पर। अब जब ये पार्ट को मैं यूज करूंगा, there came an angel, angel मतलब फरिश्ता समझ लीजिए, राइट। आपके बुरे वक्त में कोई काम आ जाए तो वो आपके लिए एंजल है, और आपके अच्छे वक्त को बुरा बना दे वो डेविल है। क्लियर हो गया? बुरे वक्त को भी अगर अच्छा बना दे तो एंजल है आपके लिए, और अच्छे वक्त को आपका बुरा बना दे तो वो डेविल हो गया, मीन्स राक्षस। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सेंटेंस में और भी कुछ होते हैं, वो है क्लॉज। ये क्लॉज क्या है? He has a chain of gold. ठीक है, he has a chain of gold। और एक और सेंटेंस है, he has a chain which is made of gold। उसके पास सोना है, उसके पास चेन है which is made of gold, जो सोने का बना है। और पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि उसके पास चेन जो है वो सोने का है, और दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसके पास चेन जो है वो सोने से बना हुआ है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन क्लोज क्या बोलता है? क्लोज कि कभी कभी एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो बार अपीयर होते हैं। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देख लें, he has a chain of gold, a chain of gold, has a chain of gold। किसके बारे में बोला गया है? ही के बारे में बोला गया है यहाँ पर, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया है। वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, या कोई पर्सन, नेम, थिंग हो तो भी सब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर हैज अ चेन ऑफ गोल्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके पास सोना है, सोने की चेन है? ही के पास सोने का चेन है, इसलिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, एंड हैज अ चेन ऑफ गोल्ड इज अ predicate। Is that clear? Move on now. He has a chain which is made of gold। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? He has, उसके पास है, right? A chain which is made of gold। चेन जो बांधते हैं गले में, चेन
विच इज मेड ऑफ गोल्ड, चेन जो सोने का बना हुआ है वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसके पास है, ही के बारे में। इसलिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हुआ पहला वो क्या है, ही, एंड प्रेडिकेट क्या हुआ, हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि चेन उसके पास है जो सोने का बना है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ही के बारे में बात कर रहा है। बट इसी सेंटेंस में एक और पार्ट है जिसमें अगेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको दिखेगा। जैसे देखिए, अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर विच जो आया है वो किसके लिए आया है, चेन के लिए, राइट। अब विच को हटा दीजिए और इन सारे पार्ट को हटा दीजिए और फिर बोलते हैं अ चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। क्लियर, ही हैड चेन, उसके पास चेन है, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, और वह चेन सोने का बना है। दो सेंटेंस कंबाइंड हुआ इसमें, उसके पास चेन है, इसी को हम तोड़ते हैं दूसरे सेंटेंस में, ही हैज अ चेन, उसके पास चेन है, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, और चेन सोने का बना है। यानी कि पहली बार में मुझे क्या समझ में आया, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, चेन जो सोने का बना हुआ है उसके पास है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, ही के बारे में, इसलिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया एंड द रेस्ट इज प्रेडिकेट। बस अगेन विच कम्स फॉर चेन, इसका मतलब विच यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, वो विच की जगह पर, ठीक है, एज ए पर्सन इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके जगह पर, चेन की जगह पर विच यूज कर लिए। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर विच नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, चेन सोने का बना है, therefore which comes for chain, ठीक है। ये पार्ट तो अब आप छोड़ देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे which is made of gold। तो made of gold किसके बारे में बोला जा रहा है, which के बारे में, और which किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन। इसका मतलब यहाँ पर which सब्जेक्ट हो गया और is made of gold प्रेडिकेट हो गया, यानी कि एक सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड नॉट हैव हर्ट हर, मुझे लगता है तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना था, मतलब दिल नहीं दुखाना था, दुख नहीं पहुंचाना था, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड नॉट हैव हर्ट हर, यू, आई थिंक, ये पूरा पार्ट जो है ये किसके बारे में बोल रहा है, आई के बारे में, क्योंकि ये पूरा फीलिंग किसको आ रही है, आई को आ रही है कि भैया तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है वो आई के बारे में बात कर रहा है, therefore I is subject and the rest is predicate, I subject, बाकी predicate हो गया। और इसी सेंटेंस में आप देखिए, you should not have hurt her, should not have hurt her किसके बारे में बोला गया है, you के बारे में, ठीक है। किसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यानी कि you के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, और you क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो बच गया पार्ट वो प्रेडिकेट होता है, एंड देन you should not have hurt her is predicate। तो एक ही सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो बार अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ इधर वर्ड्स पढ़े हैं वो आपको मैं समझा दूं, और उसके पहले इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको एक होमवर्क टाइप का टास्क देता हूं। इसका जवाब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिले कोई जवाब तो टेंशन नहीं लेना है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका उसमें आपको इसका जवाब दिया जाएगा। ये होमवर्क आपके लिए क्या है, देवताओं की हेड, सर के पीछे बने हुए चक्र जैसे चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आपने फोटोज या कैलेंडर पर देखे होंगे जो डेटी होते हैं, डेटी मीन्स देवी देवता, ठीक है। ये जो डेटी वर्ड जो है वो दोनों के लिए यूज करते हैं, देवता के लिए भी और देवी के लिए भी। इसके लिए एक और वर्ड आता है गॉड एंड गॉडेश,
ठीक है। तो गॉड मेल पर्सन को डिफाइन करता है और गॉडेस फीमेल को। बट डेइटी जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होते हैं। मेल अगर देवी हैं तो भी, देवता हैं तो भी, दोनों के लिए डेइटी वर्ड यूज कर सकते हैं। बट जब गॉड का यूज करेंगे तो गॉड मेल देवताओं की बात करेंगे और फीमेल देवियों की बात करेंगे तो गॉडेस करेंगे। ठीक है। देवताओं के हेड के पीछे जो चक्र टाइप का बना होता है, आप देखेंगे किसी कैलेंडर या फोटोज में होते हैं, तो उस चक्र को क्या बोलते हैं और इंग्लिश उसकी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड करने के पहले आपको मैं एक स्टैग्नेंट वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में काफ़ी जगह मदद करेगा, तो मैं इसे अब मैं बता दूं। अब जैसे सपोज कीजिए कि अभी ये कोरोना का काल चल रहा है, सभी जगह इसकी महामारी जो है फैली हुई है। स्टैग्नेंट का मतलब पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक, तो समझ में आया कि अभी जो सिचुएशन मैंने बताया उसमें मैं इसको यूज कैसे करने जा रहा हूँ। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर हो जाना एक जगह और वहाँ से कोई डेवलपमेंट ही नहीं होना। जैसे कोई पॉन्ड में अगर वाटर जाकर जमा हो गया और उसमें कोई आउटलेट नहीं है, कोई करंट नहीं है, करंट मीन्स प्रवाह, धारा नहीं है, तो वो वहाँ पर लॉक हो गया वाटर पॉन्ड में। ठीक है, लॉक हो गया, बंद हो गया, अब वो सड़ने लगेगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें अगर इस तरह का इनएक्टिविटी आने लगी, उसमें कुछ कमियां आने लगे, कुछ और चेंजेस आने लगे, मतलब वो बैड चेंजेस, तो वो स्टैग्नेंट हो गया है। जैसे कोरोना काल में सारे लोग घर में बंद पड़े हैं और बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर में